स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैंने जब से कर्व लिया है तब से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि कर्व क्यों लिया, ईवी क्यों लिया और कोई ऑप्शंस नहीं थे क्या पेट्रोल डीजल में। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने कर्व ईवी कैसे लिया और मैंने और क्या-क्या ऑप्शंस चेक किए थे। और अगर आज मैं एक नई गाड़ी लेने जा रहा होता 25 लाख के बजट में तो अगर मैं कोई डिफरेंट चॉइस लेता। बट उसके पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहें। मैं हर हफ्ते वीडियोस पोस्ट करता हूं जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं और कुछ ऐसे गाइड्स जिससे आपको हेल्प मिल सके। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सीधा चलते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे, मैंने कैसे कर्व ईवी फाइनल किया और अगर आज मैं कोई और ऑप्शन चूज करता। तो मैंने यहाँ पर सर्च करने के लिए यूज किया था एक्को ड्राइव। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारे कार्स की सारी प्राइसेस एक जगह पे मिल जाती हैं। कार देखो और वो सारे ऑप्शंस भी हैं, बट इसका यूआई थोड़ा सा मेरे को आसान लगा। ये इसका होम पेज है और यहाँ से निकलने के लिए अगर आप बाय न्यू कार पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज लोड करेगा जहाँ पर साइड में कुछ बेसिक फिल्टर्स हैं और ये वो सारी गाड़ियाँ दिखा रहा है जो मैंने अपने लोकेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर रखी हैं। मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, बट बैंगलोर कर्नाटका में है और जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्सेस होते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको कोई गाड़ी बजट में मिल रही है तो फिर आप कहीं से भी आप लेंगे तो आपके बजट के अंदर ही मिलेगी। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, इनके पहले एक थोड़ा सा बेसिक एक्को ड्राइव के बारे में। इनका क्लेम है कि ये बहुत सारे डीलरशिप के साथ टाई अप करके रखे हैं और वो उनसे बेस्ट डील लेते हैं, वो हमको शेयर करते हैं। उनका मॉडल कुछ ऐसा है कि वो बल्क में इतने सारी गाड़ियां अगर खरीदेंगे तो उस हिसाब से उनको डिस्काउंट मिलता है। एक्को खुद गाड़ी खरीदता नहीं है, एक्को से आपको डिलीवरी नहीं मिलने वाली। आप इसके थ्रू परचेस करेंगे तो आपको सिर्फ जो बुकिंग अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा और वो आपको एक डीलर से कनेक्ट करेंगे जिस डीलर ने उस प्राइस पे अग्री किया है, और आगे का जो प्रोसेस है वो डीलर के साथ होगा जहां पर आपको गाड़ी मिलेगी। तो बिना किसी फिल्टर के ये दिखा रहा है मेरे पास 2000 ऑप्शन है कार्स के, बट मैं पहले तो अपना बजट सेट कर लेता हूँ कि मेरे को चाहिए 25 लाख के अंदर की गाड़ी। और यहाँ पर जब मैं 25 लाख डाल रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस का 25 लाख है, ये हो गया काफी 25 लाख के आसपास। मिनिमम मैं 15 सेट कर देता हूँ। मेरे को 15 से लेके 25 लाख की गाड़ियों में मेरे को चाहिए ऑप्शंस। अब मैं एक पहले तो सिंपल अप्लाई कर लेता हूँ। अब 2000 से मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं? अब सिर्फ 700 ऑप्शंस हैं। 700 भी बहुत ज्यादा है, तो मैं ट्रांसमिशन पे मेरे को हम ऑटोमेटिक ही चाहिए, क्योंकि बैंगलोर के ट्रैफिक में और रीजनल हाईवेज में भी ऑटोमेटिक बहुत ही आसान होता है चलाना। मेरे पास जो ब्रेजा थी वो भी ऑटोमेटिक ही थी, तो ऑटोमेटिक में वो फन नहीं होता है जो मैनुअल में ड्राइव करने का होता है, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ऑटोमेटिक ज्यादा सूटेबल लगा मुझे। फ्यूल टाइप अभी के लिए मैं ओपन छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली ओपन था। कर्व ईवी लेने के पहले मेरी ब्रेजा थी वो डीजल थी और मेरे को डीजल से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं आई वॉज ओपन टू एनीथिंग, तो मैं यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगाता। अब बॉडी टाइप में मेरे को सिर्फ एसयूवी चाहिए थी, क्योंकि एक बार जो एसयूवी चला लिए तो फिर उनको बाकी सब गाड़ियां थोड़ी छोटी लगती हैं हाइट में, तो मैंने एसयूवी सेलेक्ट कर लिया। मैं एक और बार फिल्टर लगा लेता हूँ कि अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं। अभी भी मेरे पास 300 ऑप्शंस हैं। तो अब मैं ब्रांड्स में एक बार देख लेता हूँ, या फिर मैं एक्चुअली उन स्पेसिफिक गाड़ियों को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने सेलेक्ट की थी तब। नेक्सॉन तो ब्रेजा के साइज का है, तो मैं इसको तो स्किप कर रहा हूँ। टाटा की तरफ से आई थिंक एक हैरियर है जो मेरे साइज प्रेफरेंस में फिट होता है, कर्व सफारी। मारुति सुजुकी में मुझे ऐसा अभी कोई कार पसंद नहीं है। हुंडई में क्रेटा हमेशा से मेरा एक ऑप्शन रहा है, क्योंकि वो ऐसा इतना ज्यादा सेलिंग वाला कार है। होंडा में भी एक एलिवेट है जो कि थोड़ा सा बेसिक है इंटीरियर से, मैं उसको भी कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैंने इसमें एक्चुअली XUV 300 भी कंसिडर किया था, 3XO भी कंसिडर किया था। 3XO इसलिए क्योंकि वो इकलौती सब 4 मीटर कार है, कॉम्पैक्ट सेडान, जिसमें एडास फीचर्स भी आते हैं। स्कॉर्पियो शायद ज्यादा बड़ी है, थार मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं लगी। स्कॉडा, मेरे को ये ब्रांड्स का मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा लगता है, और अगर इनमें एडास वाला कोई फीचर नहीं है। किया में एक सेल्टोस हमेशा से ही था मेरे लिस्ट में। उसके अलावा EV6 है जो मेरे बजट में नहीं है। वॉल्क्सवैगन में कोई कार नहीं, MG, निसान, ऑडी, और दूसरी कोई ब्रांड इसमें नहीं है जो मैं अभी कंसिडर कर सकता हूँ। तो अब ये है मेरे लिस्ट। जस्ट क्विकली, क्रेटा मेरे एक ऑप्शन में है, सेल्टोस, हैरियर, XUV 700, XUV 3XO, टाटा कर्व और टाटा सफारी। तो शुरू करते हैं इससे। अब मेरे को चाहिए ऑटोमेटिक, और अगर मैं इसका टॉप मॉडल देखूं, टॉप मॉडल के ऑप्शनल में ही आते हैं एडास के फीचर्स, तो मुझे टर्बो इंजन नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक डीजल। सो ये एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक डीजल, जो 23 लाख में मिल रहा है। इसमें फिलहाल डिस्काउंट्स भी कुछ हैं,
जो कि एको दिखा रहा है, बट ये डिस्काउंट मोस्ट लाइकली डीलरशिप के इंश्योरेंस और इन सब चीजों में होता है। ओके, तो ये एक ऑप्शन है मेरे पास 23,84,000 का। अब अगर किया सेल्टोस में मैं देखूं तो किया सेल्टोस में भी मैं फिर से इनके जो टॉप वेरिएंट सिर्फ उन्हीं में मिलता है एडास का फीचर। अब मुझे टर्बो नहीं चाहिए कि GTX प्लस DCI, ये एक है जिसमें पेट्रोल वर्जन में मेरे को मिल जाएगा एडास, और ये है 1.5 GTX प्लस 80 डीजल। अब अगर डीजल और पेट्रोल सेम प्राइस पे है गिवन फ्यूल प्राइस, मैं इसी को चूज करता। तो ये मैं एक और शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। हैरियर का जो बजट है वो काफी ऊपर तक है, तो मैं पहले तो नीचे से इसको ले आता हूँ अपने बजट के अंदर, विच इज 25। मैं सीधा देखता हूँ कि मेरे पास सबसे जो महंगा मॉडल है उसमें मेरे को क्या मिलने वाला है। प्योर प्लस एस डार्क एडिशन, मेरे को डार्क से मतलब नहीं है। प्योर प्लस एस 80, मैंने ऑटोमेटिक को फिल्टर नहीं किया था। अब मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, प्योर प्लस एस 80 एंड ये। इसमें एडास नहीं मिलता है। अगर मुझे एडास वाला मॉडल चाहिए तो फिर मुझे इस बजट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये रहा मेरे पास एडवेंचर प्लस ए। सो अगर मुझे हैरियर चाहिए और जिसमें एडास भी चाहिए तो मुझे मिनिमम 28 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन टोटल, सब कुछ मिलाकर, ऑन रोड प्राइस मिलाकर। ठीक है, ये एक ऑप्शन रखते हैं। अब अगला आते हैं हम XUV 700 पे। XUV 700 अगेन एक काफ़ी वर्सेटाइल गाड़ी है, तो हमेशा से मुझको पसंद है। बट इसमें भी सेम चैलेंज कि 25 लाख का जो बजट है उसके अंदर शायद मेरे को ना मिले। अब XUV 700 में जो एडास वाले ऑप्शंस आते हैं वो सिर्फ होते हैं AX7L में, जिसमें लेवल 2 एडास आता है। AX7 का लग्जरी, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेट्रोल वर्जन होगा और ये होगा 29 लाख का। एक बार मैं इसका डीजल ऑप्शन चेक करूं, डीजल में 7 लग्जरी का है 29.77, ऑलमोस्ट 30। तो आई थिंक मैं इसी पे खुश हूँ। अब अगले गाड़ी पे आते हैं, तो ये है महिंद्रा की तरफ से 3XO। पूरा टॉप मॉडल भी 20 लाख के अंदर आ जाएगा ऑन रोड। इसमें भी एक 7L है जिसमें सारे फीचर्स हैं। साइज वाइज ये मेरे को गाड़ी बहुत पसंद आई, बट इसमें बस ये एक ही चैलेंज था कि जब हम लोग एक्चुअली शोरूम पे देखने गए तो इसका जो बूट है वो काफ़ी नैरो है और डीप है। तो इसमें बैग्स तो रखा जाएंगे जो स्मॉल साइज वाले जैसा उन्होंने डिस्प्ले कर रखा था, लेकिन मेरे पास डॉग्स हैं तो उनके बैठने के लिए तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। अदरवाइज इस गाड़ी का साइज और बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट था, सारे फीचर्स के साथ था, और 20 लाख में पूरा का पूरी गाड़ी आ जाती, मैं एक्स्ट्रा पैसे से एक्सेसरीज लगवा सकता था। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्व। ये कर्व का नॉर्मल वाला है, ईवी नहीं है। सो मैं इसमें मैंने भी फिल्टर फिर से लगा लिया। इसमें भी 25 लाख के अंदर मेरे को टॉप मॉडल मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो ए वाले हैं वो फिर से एडास वाले ऑप्शन हैं, तो इसमें एडास नहीं है। एडास वाले में ये पेट्रोल है, ये डीजल है, प्राइस दोनों का सेम है। तो इसका भी वैसे तो डिलीवरी डेट बहुत ही अनरियलिस्टिक है। अगर ऑप्शन होता तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता, क्योंकि सेम प्राइस में अगर डीजल मिल रहा है तो बेटर माइलेज एंड ऑल। ये मेरे को 23 लाख में सब कुछ करके ऑन रोड मेरे को मिल जाता। अब अगला आ जाते हैं सफारी। अगेन सफारी मुझे काफ़ी पसंद है, बट इसमें भी सेम चैलेंज है कि अगर मैं 25 लाख का बजट डालूं तो मेरे को एडास वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो जाके एडवेंचर प्लस ए है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 29.21 लाख में। मैंने जस्ट टू चेक किया, अगर महिंद्रा के जो न्यू लॉन्च व्हीकल्स B6E और XEV 9 आ गए हैं, बट वो ऑप्शन अभी तक नहीं है। वो अगर वो अवेलेबल होते तो शायद मैं XEV 9 ही सेलेक्ट करता, क्योंकि उसका जो साइज है वो काफ़ी अच्छा है और उसमें जो प्रैक्टिकलिटी वाइज ओवरऑल मेरे को बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ अंदर का डिज़ाइन, बाहर का डिज़ाइन, सब कुछ। सो फाइनली बेसिकली इतने सारे कंपैरिजन के लिए जो सबसे आसान तरीका था वो मेरे लिए था एक गूगल शीट बनाना। तो मैंने वही किया, एक एक्सेल शीट बना लिया गूगल में। तो टॉप में जो है ये मेरे शॉर्टलिस्टेड गाड़ियां हैं जो मेरे को फाइनली पसंद आए, उनमें से कुछ ये जो है वो रैंक हैं, और नीचे जो है वो है मैंने ओरिजिनली कंसिडर किया था बट मैंने इनको बाद में एक्सक्लूड कर दिया कुछ रीजन से। अब आ जाते हैं मेरे जो टॉप सेलेक्टेड कार्स में से। अब यहाँ पर आता है, पहले तो हम कर्व ईवी को एक्सक्लूड करते हैं जो मैंने एक्चुअली सेलेक्ट किया। सो एक ऑप्शन आ जाता है कर्व का डीजल का जो एकम्प्लिश्ड प्लस ए मॉडल। अब उसमें मेरे को सब कुछ मिल रहा था, लेवल 2 एडास 23.08, ये मेरे पूरे बजट के अंदर फिट हो रहा था, डीजल गाड़ी परफेक्ट। अगर मैं XUV देखने जाता तो मेरे बजट के अंदर सिर्फ AX7 का डीजल आ रहा था जिसमें कि एडास नहीं आता है, और वो भी थोड़ा सा बजट से एक्सीड हो रहा था, तो ये एक ऑप्शन था। फिर हैरियर और सफारी दोनों के ही बजट के अंदर थे सिर्फ प्योर प्लस ए ऑटोमेटिक मॉडल्स, और इन दोनों के बीच में अगर मेरे को पिक करना होता 60,000 एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं हमेशा सफारी पिक करता
क्योंकि ओवरऑल साइज में ज़्यादा सीटिंग्स है और उसका स्टांस मेरे को काफ़ी पसंद है। फिर आ जाते हैं क्रेटा। तो क्रेटा के अंदर एसएक्स टेक है जो पहला ऑप्शन, जिसके अंदर की एडास मिलता है, और वो एक्चुअली मेरे को 21.29 लाख में मिल जाता। इसमें कुछ दूसरे फीचर्स मिसिंग थे, बट एडास जो मेरा काफ़ी एक क्रिटिकल क्राइटेरिया था वो मीट हो रहा था। और क्रेटा के अंदर जो एसएक्स ऑप्शनल थे वो भी काइंड ऑफ बजट के अंदर ही थे। ये क्रेटा मेरे पास एक ऑप्शन में था, बट मेरे को सिर्फ एक ही डाउट था क्रेटा पे कि उसका जो सेफ्टी रेटिंग है वो आज तक भारत एनकैप में या किसी भी एनकैप में 5 स्टार रेटिंग नहीं ला पाया, जो कि यहाँ पर बाकी सारी गाड़ियां हैं। जो अगले ऑप्शंस थे जो मेरे को काफी पसंद थे, जिसमें कि एडास है लेवल 2, वो सारे के सारे बजट के बाहर थे, 28.5 या 27.5। तो अगर आपका बजट है तो आई वुड से कि सफारी और एक्सयूवी 700 में से कोई सिलेक्ट कीजिए, काफी अच्छी गाड़ियां हैं। और अगर थोड़ी सी छोटी चाहिए तो हैरियर भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब आ जाते हैं वापस से मेरे कर्व ईवी पे। तो एक बार मैं इसको फिर से यहाँ पर भी सर्च कर लेता हूँ कि कर्व ईवी आज की तारीख में कुछ उसमें बदला है क्या। तो ये रहा कर्व ईवी 23.7 में टॉप मॉडल, ये रहा एकम्प्लिश प्लस ए, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ओके, डिस्काउंट्स के बाद 22.65, जो कि काफी पास है, मैंने 22.5 में लिया था ऑन रोड। अब अगर इन सारे ऑप्शंस में से मैं कंपेयर करूं तो प्राइस वाइज ये सारे ऑप्शंस हैं जो काफी क्लोज हैं। अब इसमें भी अगर मैं 23 लाख एक्सीड ना करूं तो मेरे पास क्रेटा बचता है और कर्व का ईवी वाला मॉडल। और इन दोनों में अगेन सेफ्टी वाइज मेरे को टाटा की सारी गाड़ियां 5 स्टार रेटिंग होती है, तो मुझे कर्व का पता है कि वो 5 स्टार होगा। और दूसरा है कि ईवी वर्सेस पेट्रोल, तो पेट्रोल का एफिशिएंसी भी कम होगा, पेट्रोल का प्राइस भी ज्यादा होगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में एक दिमाग में वो रहेगा कि यार फ्यूल एफिशिएंसी का क्या। ईवी के केस में दूसरा है कि रेंज का क्या, बट फिर भी वो प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रेटा में आपको माइलेज निकालना है तो फिर क्रेटा लेने का मजा नहीं होगा। सो ये सब सोच के मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि कर्व ईवी पेपर्स पे तो बहुत सही लग रहा है। और इसके बाहर और भी कुछ ये हुआ कि मेरे एक दोस्त के पास है महिंद्रा की ईवी, जो कि एक्सयूवी 400 है, और एक बार मैं उसमें बैठा था और उसके अंदर का कंफर्ट देख के मेरे को लगा कि ये जो बिना वाइब्रेशन के जो गाड़ी किसी भी स्पीड पे चल रही है वो वही फ्यूचर है। लाइक वो बेस्ट कंफर्ट है जो किसी भी गाड़ी में हो सकता है। जनरली उस टाइप का कंफर्ट के लिए आपको 50 लाख प्लस पे करना पड़ेगा, जहां पर BMW मर्सिडीज टाइप की कोई गाड़ी होगी जो शायद आपको उस टाइप का कंफर्ट एंड वाइब्रेशन फ्री कैबिन दे सके। और मैंने उसकी गाड़ी एक बार चलाई, एक्सयूवी 400, काफी फन टू ड्राइव है वो। उसका ओवरऑल साइज का सेम चैलेंज था, वो भी एक मेरे कंसिडरेशन में था, काफी सस्ते में मिल जाता। बट जब कर्व लॉन्च हुआ तो उसका जो बड़ा वाला बैटरी पैक था, प्लस जो उसका बूट साइज उसका बड़ा, और जो ओवरऑल ड्राइविंग का था, सब मिला के आई वॉज अमेज्ड। मैंने उसी समय बुक कर लिया और आई थिंक 15 दिन लगे मेरे को उस समय, क्योंकि मैंने शुरू में बुक कर लिया था। तो 15 दिन में मेरे को कार की डिलीवरी भी मिल गई। डिलीवरी का स्टोरी थोड़ा सा अलग है, कुछ खास अच्छा नहीं है डीलरशिप के साथ एक्सपीरियंस, वो कभी और। बट कार का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने उसको 10,000 किलोमीटर चला लिए हैं, 3 महीने से कम हुए हैं, अभी 2.5 महीने हुए हैं बस। हर सेंस में इट इज़ फन टू ड्राइव, बहुत ही मजा आता है उसको चलाने में। क्योंकि मेरे घर पे मैंने चार्जर इंस्टॉल कर लिया तो मेरे को रेंज का भी कोई एंग्जाइटी नहीं होता है। जब भी मैं हाईवेज पे होता हूँ तो वो फास्ट चार्जर प्लान करके, थोड़ा सा हैसल है बट वो जो उस फन और कंफर्ट के अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं है। आज भी अगर मैं खरीदता तो गिवन कि महिंद्रा की गाड़ियां अभी तक आई नहीं है मार्केट में, मैं आज भी यही सेलेक्ट करता। मे भी अगर महिंद्रा की गाड़ियां आ जाती तो मैं शायद XCV 9e का जो 60 किलोवाट वाला पैक 3 है, जिसमें मेरे ख्याल से सारे फीचर्स होंगे, और वो 25 लाख के अंदर भी आता है। 25 लाख का कट ऑफ इसलिए भी क्योंकि कर्नाटका में भी ईवी के ऊपर 25 लाख तक की गाड़ियों में टैक्सेस नहीं लगते हैं, रोड टैक्स, बट उसके आगे फिर नॉर्मल टैक्सेस लगते हैं, तो उसका प्राइस काफी बढ़ जाएगा। बट फिलहाल मैंने 3 लाख का, मैं 22.5 में कर्व ईवी लेके मैं बहुत ही खुश हूँ। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको और कोई भी क्वेश्चंस होगा कार बाइंग के बारे में, मैंने और क्या तरीके किए, मैंने क्योंकि ये नई गाड़ी थी तो यहाँ पर डिस्काउंट्स के ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे। बट जो एक चीज़ मैंने किया वो था कि मैंने डीलरशिप से इंश्योरेंस नहीं लिया, मैंने इंश्योरेंस खुद से लिया, और वो लेने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मुझे 3 इयर्स वाला इंश्योरेंस कुछ 50,000 अराउंड में मिला। उसमें भी ईवी में कुछ बैटरी प्रोटेक्ट प्लान्स आते हैं, वो लेना बेटर होगा। वो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे तब उसके बारे में पता नहीं था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ड्राइविंग, कीप सेफ, थैंक यू।